आपके विकास को अगर एक खास दिशा में होना है तो एक तरह का मौसम, एक तरह की हवा, एक तरह की सूरज की रोशनी, एक तरह की ठंड, ये सारी चीजें आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका से एमा ने पूछा है, नमस्कारम सद्गुरु। मैंने ध्यान दिया है कि आश्रम की कई इमारतों में एयर कंडीशनिंग नहीं की गई है और जितना हो सके हवा के प्राकृतिक बहाव को बढ़ावा दिया गया है। क्या इसका उद्देश्य प्रदूषण को और बिजली की खपत को कम करना है, या इसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कुछ और भी बात है? क्या आप कृपया समझा सकते हैं? ये मेरा आइडिया नहीं है। इस धरती पर जीवन लंबे समय से इसी तरह से चल रहा था। हेलो, कि आपको पता होना चाहिए कि कब गर्मी का मौसम है, कब सर्दी का मौसम है, कब मानसून है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर दूसरे जीवन को ये बात पता है। एक छोटा सा माइक्रोब या वायरस आपको इस तरीके से डरा रहा है, उसका एक कारण यह है कि आप एक प्रयोगशाला के चूहों की तरह रहते रहें, एक बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर वही हवा घूमती रहती है। हेलो, ये इसका एक कारण है। क्यों गांव के लोग इससे कम प्रभावित हैं शहरी लोगों के मुकाबले? एक कारण यह है कि वहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण यह है क्योंकि शहर में लोगों के इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसके कई कारण हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वही हवा बार बार घूमती रहती है। हर समय आप कमरे के अंदर रहते हैं, आप बैठे रहते हैं, पुराना खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि वही हवा वहाँ अंदर घूमती रहती है। अगर आप ऐसी किसी जगह में आते हैं, खुली जगह, ज़रा देखिए, शानदार है ना? अमेरिका में बहुत ज़्यादा यात्रा करने के बाद, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करने के बाद मैंने तय किया कि हम यहाँ आश्रम बनाएंगे। इसका एक कारण ये था कि यहाँ पे प्रकृति ऐसी है। प्रकृति में एक संतुलन है कि पर्याप्त गर्मी पड़ती है, पर्याप्त सर्दी पड़ती है। ये महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो अपने भीतर कुछ करना चाहते हैं। अगर आपको जल्दी नतीजे चाहिए, देखिए, आप जाके ये पेड़ एक मरुस्थल में भी लगा सकते हैं। हो सकता है कि आप इसे जिंदा रख पाएं, लेकिन क्या वो इस तरीके से बड़ा होगा? इसी तरह आपके लिए भी ये बात सच है। आपके विकास को अगर एक खास दिशा में होना है तो एक तरह का मौसम, एक तरह की हवा, एक तरह की सूरज की रोशनी, एक तरह की ठंड, ये सारी चीजें आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पूरे देश में ड्राइविंग करने के बाद मैंने तय किया कि इस इलाके में हम अपना आश्रम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत अनुकूल है। सर्दी भी है, गर्मी भी है, सूखा भी है, बारिश भी है। हर तरह का मौसम यहाँ पे संतुलन के साथ होता है। यहाँ पे आके आप एक बॉक्स के अंदर रहना चाहते हैं? जब आप मरते हैं तब भी मैं आपको एक बॉक्स नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ आप सीधे मिट्टी में गड़े और एक इको फ्रेंडली मटेरियल बने। ये मेरी इच्छा है। हेलो, क्योंकि कम से कम जब आप मर जाते हैं तो जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी इस धरती को मिट्टी का हिस्सा बन जाना चाहिए। आप इसे एक बॉक्स में सील करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मरने के बाद भी बॉक्स के अंदर जाएं। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर हवा जाए और कीड़े आपको जल्दी से खा के खत्म कर दें। जब आप जिंदा हैं, आप एक बॉक्स में रहना चाहते हैं। मुझे पता है कि आप मैनहट्टन में रहते हैं। मैनहट्टन के खिलाफ मुझे मैनहट्टन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप खिड़की खोलते हैं बाहर से बदबू आती है, इसीलिए आप खिड़की बंद करके रहते हैं। लेकिन इस जगह बंद कमरे में रहना एक अपराध है। हेलो, मैं एक पर्यावरण के अपराध की बात नहीं कर रहा हूं। ये मानवता के खिलाफ एक अपराध है।
आपकी खुद की मानवता के खिलाफ, क्योंकि आप इतनी दूरी से सफ़र करके यहाँ आए और आप खुद को यहाँ उपलब्ध मौसम से दूर रख रहे हैं, तो ये बर्बाद हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों को भेंट करने की एक प्रक्रिया में है। मेरे ख्याल से आपको इस बारे में मेल मिलेगी, यहाँ भी और ईशा योग केंद्र में भी। वहाँ भी हमने जगह बहुत सावधानी के साथ चुनी जो पहाड़ के बगल में है। जब मैंने वो जगह चुनी थी, उसके काफ़ी सारे कारण थे, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ का वातावरण और वहाँ का जो अक्षांश है वो 11 डिग्री अक्षांश पे है, ठीक। और वो सबसे ज़्यादा अनुकूल है इंसानी विकास के लिए, क्योंकि धरती थोड़ी सी टेढ़ी है और 11 डिग्री अक्षांश पर सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी स्थान पे पैदा होता है। हालांकि वो शहर से काफ़ी दूर है, जंगल के बीच में है, बहुत सारे जंगली हाथी हैं। वो जंगली हाथी पड़ोस में हैं, हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन आप तो जानते हैं, जो भी चीज़ लोगों को खतरनाक लगती है लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, हम उनके साथ जिएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, उस दिन ईशा फाउंडेशन के जो 6 ट्रस्टी थे, उनमें से 4 ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने तब तक हमारा सहयोग किया। लेकिन जैसे ही मैंने ये ज़मीन चुनी, उनको लगा ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे दूर दराज के इलाके में कौन आएगा, इस जगह कौन आएगा जहाँ कोई सड़क नहीं है, ये एक जंगल के बीच की जगह है और वहाँ हर जगह हाथी है, हर रात हाथियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कौन यहाँ के योग करेगा। और उन्होंने ईशा फाउंडेशन से इस्तीफा दे दिया। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि अभी मैं भेष बदला हुआ है, मैं कुछ सालों में अपना रूप बदल लूँगा। फिर वो उन्होंने एक बौद्धिक बहस शुरू कर दी कि ये भेष बदलने का क्या अर्थ होता है। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है। लेकिन आज ईशा योग केंद्र अतुल्य भारत के नक्शे पर है, देश में विजिट करने के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। इसी तरह जब हमने इस स्थान को चुना तब भी काफ़ी प्रतिरोध था। हम इसे अटलांटा के बगल में क्यों नहीं करते, नेशविल के बगल में क्यों नहीं करते, डेट्रॉइट के करीब क्यों नहीं करते, कई सारे सुझाव आए। लेकिन हम यहाँ आए क्योंकि हमारी रुचि सिर्फ उन लोगों में नहीं है जो आज हमारे साथ हैं। लोग, भविष्य की पीढ़ियाँ जो विकास करना चाहती हैं, उनके लिए एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए। हमें अभी एक सही माहौल पैदा करना होगा, क्योंकि कई रूप में हमें इसे खो दिया है। हम तात्कालिक फ़ायदों के बारे में सोच रहे हैं और लंबे समय के दौरान जो जीवन को फ़ायदा होता है हम उसे खो चुके हैं। तो जब आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ आएँ, आप कमरे में हैं, जब गर्मी होती है आप खिड़की खोल दें, जब ठंड पड़ती है खिड़की बंद कर दें, जब आपको ठंड लगती है आप कपड़े पहन लें, जब आपको सर्दी लगती है आप कपड़े पहन लें, जब गर्मी लगती है कपड़े खोल लें। ऐसा आपको करना होगा। जैसी प्रकृति है, जैसा मौसम है, आपको उसके मुताबिक लगातार रिस्पॉन्ड करना होगा। यह आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक खुशहाली के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम दोनों आश्रमों को खोल रहे हैं। इस बारे में काफ़ी वाद विवाद होता रहा है कि हम बड़े संख्या में लोगों को लाएं या ना। तो अब हमने तय किया है, भारत में अगले 5 या 6 सालों में करीब 1 से 1.5 लाख लोग रहेंगे, क्योंकि वैसे भी आप घर से काम कर रहे हैं। यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि करीब 25 से 50 हज़ार लोग यहाँ अगले 5 से 6 सालों में रहें। तो ज़रूरी अकोमोडेशन बनाई जा रही है। तो खुद के लिए प्लानिंग कीजिए, लेकिन आपके पास सर्दी के मौसम के लिए गर्म कपड़े और गर्मी के लिए पतले कपड़े होने चाहिए। आप वही कपड़ा पहने बिना नहाए नहीं रह सकते। यहाँ पर्याप्त पानी है, आप रोज़ नहाइए, खिड़की खोलिए, खिपड़ी बंद कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप हर समय कमरे के अंदर ना रहें, आप सिर्फ वहाँ सोने के लिए जाए, बाकी समय आपको यूं बाहर बैठे होना चाहिए। हेलो, कमरे वो जगह है जहाँ हम जाके सोते हैं, बाकी समय मोटे स्तर पर हमें बाहर होना चाहिए। जितना संभव हो बाहर रहिए, सूरज की रोशनी पाइए, हवा को ग्रहण कीजिए, हर चीज़ यहाँ जो ऊर्जा है उसे ग्रहण कीजिए। प्रकृति
जीवन, यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठाएं हुई हैं, वहां उस स्तर पर जो ऊर्जा है, हर पल आपको उसे महसूस करना चाहिए। आप खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, हम आपको टेनेसी की जेल में बंद कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि वहां वो लोग आपके लिए दरवाजे खोलेंगे भी, समय पे भोजन मिलेगा, आपको काम नहीं करना होगा। ज्यादातर कैदियों को काम नहीं करना होता, आप बस फिट रहिए, अच्छे से खाना खाइए। कोई आपके लिए दरवाजे खोलता है, कोई आपके लिए लाइट बंद करता है, हर चीज बहुत सुविधाजनक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको किसी और ने कैद किया है या आपने खुद को कैद कर लिया है, इसमें क्या अंतर है? जीवन वही है ना? अगर आप एक जीवन के रूप में विकसित होना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सारे आयाम मौजूद हों। मैं चाहता हूं कि वे सभी लोग जो यहाँ हैं, आप उनको सराहें। जो लोग यहाँ रेसिडेंट्स के रूप में पिछले 10-12 सालों में रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है इस जगह को इस लायक बनाने के लिए कि लोग यहाँ आके रह सकें, कम से कम उसकी सराहना कीजिए। अगर आप सिर्फ ये करना चाहते हैं कि यहाँ आके खुद को कमरे में बंद करना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सर्दी के मौसम में आप हीटर लगा सकते हैं, ठीक है? आप अपने बेडरूम में एक हीटर रख सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आप गर्म कपड़े पहन के बाहर निकलिए, किसी कैबिन में बाहर मत निकलिए, वरना हम आपके लिए एक कैबिन बना सकते हैं। आमतौर पे इस कैबिन को कॉफिन कहा जाता है। हाँ, लेकिन जब आप मरते हैं तब भी आपको एक कॉफिन की मांग नहीं करनी चाहिए। एक अपना कॉफिन बनवाने के लिए एक पेड़ काटने के बजाय क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप उस पेड़ के लिए खाद बन जाएं? वायरस, एक महान शिक्षक आ गए हैं। आपने मुझे काफी दिनों तक अनदेखा कर लिया, लेकिन अब वो एक छड़ी लेके आपको सबक सिखा रहे हैं। मैंने गाजर के साथ आपको सिखाने की कोशिश की, लेकिन आप कोई खरगोश तो थे नहीं, आपको बात समझ नहीं आई, तो वो छड़ी के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आइए इसे संभव बनाएं।